नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BS8 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ ऐसे प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो यूपीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो औरैया, आंवला और दादरी की, तो यह तीनों ही संयंत्र जो है वो गैस आधारित संयंत्र है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है प्रश्न में, टांडा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में स्थित है टांडा, जो कि कोयले पर आधारित विद्युत केंद्र है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं। तो दोस्तों मानव शरीर का एकमात्र भाग जिसमें जो है रक्त की सप्लाई जो है रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है। आंख का जो सबसे सामने वाला पारदर्शी कांच जैसा हिस्सा होता है उसे हम कार्निया कहते हैं, और कार्निया में ही रक्त की आपूर्ति नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, आप एक की जगह 4 गिलास पानी पी लेंगी तभी भी आपको 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होने वाली है, क्योंकि जल में, पानी में कैलोरी ऊर्जा विद्यमान नहीं रहती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, हमने एक सिद्धांत सुना है जिसका नाम है लैमार्कवाद का सिद्धांत। तो लैमार्क ने जैव विकास के सिद्धांत को सर्वप्रथम समझाया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन जो है अमाइड के रूप में पाया जाता है। और अमाइड जो बात करें अगर हम इसमें, तो इसमें जो है दोस्तों 46% यूरिया में 46% जो है नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। रासायनिक सूत्र की बात करें तो दोस्तों आपके समक्ष लिखा हुआ है रासायनिक सूत्र नाइट्रोजन का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। तो दोस्तों कृत्रिम रेशम को और किस नाम से जाना जाता है? जी दोस्तों, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को हम रेयॉन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बाजार में बिकने वाले सामान 18 कैरेट सोने में क्या होता है? दिए गए विकल्पों में से कितनी धातु कौन सी होती है? बिल्कुल ठीक, 18 भाग सोना और 6 भाग तांबा होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों, 18 कैरेट सोने में 18 भाग सोना और 6 भाग जो होता है वो अन्य धातुओं जिसमें मुख्यतः तांबा होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो शुद्धतम रूप सोने का क्या होता है, तो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा 24 कैरेट। तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वह बिल्कुल शुद्ध होता है, मतलब 100% प्योर सोना होता है। अगला प्रश्न। हीरा चमकदार दिखाई देता है, कारण क्या है? बिल्कुल ठीक, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है वो चमकदार दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। क्या आप जानते हैं दोस्तों ध्वनि का वेग अधिकतम दिए गए ऑप्शंस में से किस में होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ध्वनि का वेग ठोसों में सबसे अधिक, द्रवों में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें निर्वात की, तो निर्वात में ध्वनि का संचरण ही नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इस्पात जो है वो ठोस है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। रेडियो धर्मिता की इकाई। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं रेडियो धर्मिता की इकाई दिए गए विकल्पों में से क्या है? क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न। मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा था? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी 1682 में औरंगजेब जो है स्वयं दक्षिण पहुंचा और प्रत्येक तरफ से संभाजी पर आक्रमण कर दिया।
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सुरहावर्दी संप्रदाय के थे शेख बहारुद्दीन जकारिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दिल्ली में मदरसा मुइज्जी नामक मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो सुल्तान इल्तुतमिश। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा मदरसा मुइज्जी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, दोस्तों नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन को एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर द्वारा चिन्हित किया गया है। तो आपको ये कथन पढ़ते हैं पहले कि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया और कारण क्या है कि वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। तो दोस्तों दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए कि ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दो कथन आपके समक्ष है। यह है प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। उसके अलावा दूसरा कथन दे रखा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो दिए गए कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो दोनों ही कथन जो है ये सही है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया कि पहला और दूसरा दोनों ही सत्य है, इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त किए गए? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। भीमबेटका कहां स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के अंदर आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या बताएं? तो दोस्तों यह प्रश्न यहां पर धोखे से आ गया है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? जी, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, यह वक्तव्य जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कब दिया था? 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान यह नारा जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अगला चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले जो है विदेशी सामानों का बहिष्कार, उसके बाद स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग, उसके बाद राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा, इन सभी उपायों का प्रयोग का परामर्श दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जी दोस्तों कांग्रेस के दो दल थे, एक गरम दल और एक नरम दल। 1907 के अधिवेशन के दरमियान जो है गरम दल के द्वारा किसे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड, लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया गया था गरम दल के द्वारा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? दोस्तों अगर हम बात करें बारदोली सत्याग्रह की, तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और उनके सफल आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने 30% की लगान बढ़ोतरी को घटाकर कितना कर दिया था? 6.03% कर दिया था। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन की जो नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था?
बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध उर्दू शायर और उस समय के कांग्रेसी नेता हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम में पहली बार पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस जहाज से महात्मा गांधी बंबई से गए थे लंदन? बिल्कुल ठीक, SS राजपूताना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों सितंबर 1930 की बात है कि सितंबर 1930 में जो गांधी और इरविन समझौता हुआ था उसके फलस्वरूप गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था, उसका नाम क्या था दोस्तों? जी दोस्तों, ऑपरेशन जीरो आर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? जी दोस्तों, हमारे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था देश नायक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में संपरिवर्तित किया गया क्योंकि इसने, तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताया कि जो हमारे संपत्ति का अधिकार था वह पहले था मूल अधिकार, बाद में उसे परिवर्तित कर दिया गया किसमें? एक विधिक अधिकार में। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया क्योंकि इसमें न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से निम्न में से क्या क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों में से दिए गए विकल्पों में से कौन कौन सम्मिलित होते हैं? सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, बिल्कुल ठीक है, यह होता है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सब क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो दोस्तों यह तीनों ही जो है वो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो नहीं आता है मौलिक कर्तव्यों के अंदर। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा कि पहला, तीसरा और चौथा जो है वो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों कथन और कारण आपके समक्ष है। कथन को पढ़ते हैं कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण क्या दे रखा है कि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं, किंतु आर जो है वो ए की सही से व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? दोस्तों अगर हम बात करें मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की, तो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व यह सभी किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत रह चुके थे। ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर जो है, ऑप्शन नंबर डी भी है, तो चंद्रशेखर जो है यह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे और यह सीधे ही प्रधानमंत्री के पद पर निर्वाचित
हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कथन को हम देखते हैं कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो दोस्तों, दिए गए कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दोनों ही कथन असत्य हैं, क्योंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल द्वारा। और इसके अतिरिक्त राज्य के मुख्य सचिव के पद हेतु कोई कार्यकाल नियुक्त नहीं होता है। तो यहां से आपका पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय इस प्रश्न के लिए हो जाएगा सही विकल्प। अगला प्रश्न, प्राथमिक घाटे से क्या अभिप्राय है? जी दोस्तों, राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, गिल्ट एड्स बाजार का संबंध कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से होता है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है, क्योंकि जनरली जो है सरकारी जो सिक्योरिटीज होती हैं, प्रतिभूति होती हैं, उसमें कम रिस्क रहता है। हालांकि रिटर्न भी कम रहता है मगर रिस्क भी कम रहता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहां पर भारत ही नहीं, हम एशिया की बात करें तो एशिया का जो सबसे पुराना शेयर बाजार है वो क्या है? वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बंबई शेयर बाजार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1882 में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, दो सूचियां आपके समक्ष है, मिलान करके हमें बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की, जिसे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1964 में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो भारतीय निर्यात आयात बैंक मतलब एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1982 में। जी दोस्तों, 1982 में हुई थी इसकी स्थापना। और एक ही बचता है हमारा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण विभाग, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1997 में। तो चलिए दोस्तों, अब हम कोड को देखते हैं। तो दिए गए कोड में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित होते हैं। तो दोस्तों, किस पर आधारित होते हैं गरीबी और बेरोजगारी के अनुमान? जी दोस्तों, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, जिसे हम NSSO भी कहते हैं, के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है? जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बीमा और फाइनेंस का काम होता है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन करता है? जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कारपोरेशन। फुल फॉर्म क्या होती है? ECGC की एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, एगमार्क एक्ट जो है वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। 1937 में लागू किया गया था एगमार्क एक्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न।
राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से दिए गए विकल्पों में किससे संबंधित है? जी दोस्तों, निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है मुख्यतः राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है, तो किस राज्य में जूट का उद्योग जो है वो मुख्य रूप से केंद्रित है? पश्चिम बंगाल। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत में जूट के कुल उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन जो है वो एक ही राज्य पश्चिम बंगाल में किया जाता है। दूसरे नंबर दोस्तों बिहार आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी और नई कृषि नीति का वर्णन जो है इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति यह सभी शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और क्रांति होती है जैसे पीली क्रांति, लाल क्रांति, ब्राउन क्रांति या फिर गुलाबी क्रांति, यह सब भी इसके अंतर्गत शामिल थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश जो है वो खाद्य तेल का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न, दोस्तों कुछ युग्म आपके समक्ष उपस्थित है, पैदावार और प्रमुख उत्पादक जिला। तो किस पैदावार का संबंध किस उत्पादक जिले से है वही हमें बताना है और कोड के हिसाब से बताना है, फिर कौन सा सही सुमेलित है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो रबड़ का जो प्रमुख उत्पादक जिला है वो कोट्टायम, कोल्लम और कोझिकोड है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कॉफी के जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं तो कोडागू, चिकमंगलूर और हासन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें हल्दी की तो हल्दी का जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो तेलंगाना के गुंटूर है, गुटुप्पा है और कृष्णा पश्चिमी गोदावरी में। तो यहां पर जो है हल्दी का उत्पादन किया जाता है, तो यह सुमेलित नहीं है। इसके अलावा पहला और दूसरा जो है आपका सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों कुछ बोर्ड और उनके मुख्यालय के बारे में आपको दिया गया है, किस बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है वही हमें बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। रबर बोर्ड की बात करें दोस्तों तो रबर बोर्ड का जो मुख्यालय है हम पीछे देख चुके हैं, तो कोट्टायम में इसका मुख्यालय स्थित है। बात करें चाय बोर्ड की तो दोस्तों कोलकाता में चाय बोर्ड का मुख्यालय स्थित है और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों गुंटूर में स्थित है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट सही कोड हो जाएगा 1342। 1342 दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होगा? जी दोस्तों औद्योगिक अधिनियम 1951 इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? किस वर्ष में आरंभ की गई थी? जी, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में आरंभ की गई थी। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों इस नीति के अंतर्गत अगले 10 वर्षों में मतलब 2020 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को, जो कि वर्तमान में 16% है, 16% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में निम्न में किसका निर्यात सर्वाधिक है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें अभियांत्रिकी माल, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो दोस्तों जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्रोसेस जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? जी, इंटेंड से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल
राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगर हम बात करें तो आयातक द्वारा सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयात करने के लिए अविष्ट विदेशी विनिमय हेतु प्रार्थना पत्र देता है। तो दोस्तों विदेशी विनिमय की स्वीकृति के उपरांत आयातक जो है वो इंटेंट के द्वारा निर्यात की आपूर्ति हेतु आज्ञप्ति करता है, जिससे आयात की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है, तो क्या निर्यात होता है सबसे अधिक अगर हम बात करें डॉलर की? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, भारत में डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है इंजीनियरिंग के सामानों का। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? जी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में जो है अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से जनसांख्यिकी संक्रमण का या फिर के चरण है? जी दोस्तों अगर हम बात करें तो उच्च मृत्यु एवं जन्म दरें निम्न वृद्धि दर, इसके अलावा निम्न मृत्यु एवं जन्म दरें निम्न वृद्धि दर, तो यह जो है जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है पहला और चौथा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा मृत्यु दर में द्रुत पतन, सतत निम्न जन्म दर, अत्यधिक निम्न वृद्धि दर और जन्म दर में द्रुत पतन, मृत्यु दर में सतत पतन, यह जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण नहीं है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों यहां पर क्या बताया गया कि उच्च वृद्धि दर पर इस समय चल रही हो और यह निश्चित रूप से भविष्य में नीचे आएगी या फिर इसे लाया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य दिए गए विकल्पों में से कौन है? जी दोस्तों ऑप्शन में अगर आप केरल ढूंढ रहे हैं तो केरल दिया ही नहीं गया है। केरल के बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मिजोरम की बात करें तो 91% के आसपास यहां पर साक्षरता दर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। अगर केरल होता तो केरल पहला बिल्कुल राइट ऑप्शन होता केरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का है? जी दोस्तों मूंगा जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। यह प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा दोस्तों मूंगा जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। और मूंगे होते क्या है? यह है छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं और इसमें सुचारू रूप से जैविकीय पोषण की प्रक्रिया संचालित रहती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किसके द्वारा जल की जैविक ऑक्सीजन मांग में कमी आती है? जी द्वितीयक उपचार। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो हिमानियों का पिघलाव मतलब बर्फ का पिघलना, तो जब बर्फ पिघलेगी, हिमालय पिघलेगा तो उसका जो पानी है, जल है, वह कहा जाएगा सागर में, तो सागर के जो तल है उसमें भी उत्थान हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मौसम की दशा में परिवर्तन होगा और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष, जिसे हम GCF के नाम से भी जानते हैं, हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि 2010 में आयोजित किया गया था, हरित जलवायु कोष का प्रावधान इसी सम्मेलन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है क्योंकि यह सही नहीं है। इसके अलावा बाकी जो तीनों दिए गए कि यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा,
विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे और यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। यह तीनों सही है। अगला प्रश्न, कथन और कारण आपके समक्ष है। कथन क्या दिया है कि वन नवीनीकरणीय संसाधन है, कारण कि वे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से जल्दी से विचार करके बताएं, दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल सही, ए और आर दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, मगर जो आर है वो ए को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों बायोस्फीयर की परिभाषा क्या है दिए गए विकल्पों में से। अगर आपने बायोस्फीयर के बारे में सुना है तो विचार करके बताएं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं बायोस्फीयर की परिभाषा के अंतर्गत आता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के समस्त जीव और उनके आसपास का पर्यावरण जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जैव मंडल की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, खराब होने वाले पदार्थों को अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, और उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। तो यह तीनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। जी बिल्कुल ठीक है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल जो है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा महानदी। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा महानदी। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1,41,600 वर्ग किलोमीटर इसका बेसिन का क्षेत्रफल है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महानदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। केंद्र और ऊर्जा से संबंधित आपको दिया गया है और जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र की खानें हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र की खानें हैं, तो सिर्फ यही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा पतरातू तो यह तापीय ऊर्जा से संबंधित है, झाकरी तो यह जल विद्युत ऊर्जा से संबंधित, और कल्पक्कम तो यह नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुछ जनजाति और उनसे संबंधित राज्यों के नाम आपके समक्ष हैं, तो कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है और किस इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों मुंडा जनजाति की बात करें तो दोस्तों यह झारखंड में पाई जाती है। खासी की बात करें दोस्तों तो यह मेघालय में पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। मिसमी की बात करें दोस्तों तो यह जो है राजस्थान में नहीं पाई जाती। कहां पाई जाती है दोस्तों, यह जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में प्रमुखता पाई जाती है। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। इसके अलावा लेपचा जो जनजाति है यह सिक्किम में भी पाई जाती है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, संस्थान और उससे संबंधित जो जिले हैं उनके नाम, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विचार करके बताएं। दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, बिल्कुल ठीक है, यह बनारस में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान है, यह कहां स्थित है, तो दोस्तों यह जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो यह जो है सही से सुमेलित नहीं है। इसके अलावा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह कानपुर में स्थित है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, दोस्तों कथन और कारण आपके समक्ष है।
तो कथन क्या है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कारण क्या है कि भारत आयन रेखाओं के मध्य स्थित है। तो दिए गए विकल्पों में से राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होगा? दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यह कथन तो सत्य है, मगर भारत जो है आयन रेखाओं के मध्य स्थित है, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी कि ए सत्य है परंतु आर गलत है, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों मलमपुजा बांध किस नदी पर स्थित है? मलमपुजा बांध जो है वो दक्षिण भारत में केरल में पलक्कड़ के पास पहाड़ों की पृष्ठभूमि में जो जलाशय है उसका नाम है, और यह जो है ऑप्शन नंबर सी मलमपुजा है, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो आटाकामा, अरबिया और कालाहारी यह तीनों ही जो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। हमारा एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी, जो गोबी मरुस्थल है यह मंगोलियन पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, और इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो दोस्तों चीन के अंतर्गत भी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ नदी और बांधों के नाम आपके समक्ष है, कौन सा इसमें बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है? सही कोड का मिलान करके हमें उत्तर बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कोलोराडो नदी की, तो इस पर जो बांध का निर्माण हुआ है वह उसका नाम है हूवर। तो यहां से हमारा सही कोड हो जाएगा 4। दामोदर नदी की बात करें दोस्तों, तो इस पर कौन सा बांध बनाया गया है? बिल्कुल ठीक, पंचेत हिल बांध बनाया गया है दामोदर नदी पर, कोड हो जाएगा 3। नील नदी पर दोस्तों जिस बांध का निर्माण किया गया है नाम है आस्वान, यहां से आपका कोड हो जाएगा 1। और जाबेजी नदी पर जिस बांध का निर्माण किया है नाम है कैबिना, कोड हो जाएगा हमारा दोस्तों 2। तो दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 4312 जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध, बिल्कुल ठीक, नो डाउट एशिया, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों विश्व के 30% क्षेत्रफल पर अगर देखा जाए तो एशिया जो है वो विस्तृत है। विश्व के 30% क्षेत्रफल पर एशिया पाया जाता है, जो कि सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, उच्चतम लवणता पाई जाती है किस में पाई जाती है, कौन से सागर में पाई जाती है? जी दोस्तों वन झील टर्की में, नाम याद रखिएगा दोस्तों, वन झील टर्की में उच्चतम लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किस में फियोर्ड तट नहीं पाए जाते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो फियोर्ड तटों की, तो उच्च अक्षांशों की विशेषता होती है इनके अंदर। ये हिमानियों के समुद्र निमग्न मुहाने होते हैं जो स्कॉटलैंड है, ग्रीनलैंड है, कनाडा, नॉर्वे और चिली में पाए जाते हैं। और अगर बात करें प्रश्न की, तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फियोर्ड तट नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा कनाडा, चिली, नॉर्वे यहां पर पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड में भी हमारे ये तट पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं, तो कहां नहीं पाए जाते हैं? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए ओमेजेनिया में कोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है, यह सही है, क्योंकि भौमिक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1,601.609 किलोमीटर होता है, जबकि समुद्री मील में कितना होता है? 1.852। तो जो है यह कथन सही हो जाएगा। इसके अलावा हरमैटन पूर्वी अफ्रीकी तट की धूल भरी पवन है, यह कथन गलत है। ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं, यह कथन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा जारी धन प्रेषण संबंधी रिपोर्ट में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है?
जी दोस्तों, भारत को विश्व बैंक द्वारा जारी धन प्रेषण संबंधी रिपोर्ट में भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, के बिरला फाउंडेशन का 28वां बिहारी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया था? जी दोस्तों, 16 मई 2019 को के बिरला फाउंडेशन का 28वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बिल्कुल ठीक है, राजस्थान की निवासी मनीषा कुलश्रेष्ठ को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। कहां की निवासी है? तो राजस्थान की निवासी है। अगला प्रश्न, भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय का समर्थन किया है जिसमें 3 तलाक, जिसका मतलब तलाक विद्दत, इसे असंवैधानिक बना दिया? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 2017 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, संसद में एक बार में ही 3 तलाक देने की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। सरकार ने इस कदम को वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पूरक बताया जा रहा था जिसमें कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताएं जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान सूची पर एकमात्र मतदाता था। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। फिलहाल दोस्तों, अगर हम बात करें तो बानेज जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो मतदाता सूची थी वहां पर सिर्फ एक ही मतदाता का नाम अंकित था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो है किस शहर में स्थित है? जी दोस्तों, दुबई में खोला गया है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो सर्व 2019 पर हस्ताक्षर किया था। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर भारत समेत नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि भूटान जो है इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? डेनिसोवन, बिल्कुल ठीक दोस्तों, एक आदि मानव जाति, एक स्पीसीज के रूप में प्रयोग किया जाता है डेनिसोवन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह कितनी प्राप्त होने की संभावना है? जी दोस्तों, प्रति माह 3,000 रुपए प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, पहला कथन है कि क्रय शक्ति समता मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसे हम पीपीपी भी कहते हैं। तो दोस्तों, क्रय शक्ति समता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना पर की जाती है। इसके अलावा पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, दिए गए कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पहला वाला ही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था, कब, किस वर्ष में बनाया गया था? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, वर्ष 1994 में भारतीय रुपया चालू खाते के लेन देन में पूरी तरीके से परिवर्तनीय बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? जी दोस्तों, 150 वर्ष बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में विचार करके बताएं कि इसरो और सीएनएस की एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, सीएनईएस किस देश की अंतरिक्ष
एजेंसी है? जी दोस्तों, फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, नाम है फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी, जिसे हम CNES के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाने वाले थे? क्योंकि कोरोना के चलते इनका आयोजन जो है अभी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से, ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो में आयोजन होना था 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, दोस्तों निम्न चित्र में कितने त्रिकोण हैं? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो दिए गए चित्र में कुल त्रिकोणों की संख्या है दोस्तों 13। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरीके से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो दोस्तों, जिस प्रकार वायु दाब मापी का संबंध है वायुमंडल से, उसी प्रकार कैलोरी मापी का संबंध दिए गए विकल्प में किससे होगा? जी, वायु दाब मापी से हम मापते हैं दोस्तों वायुमंडलीय दाब, तो उसी प्रकार कैलोरी मापी से हम क्या मापते हैं? ऊष्मा को मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, दोस्तों एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद गायब है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे लॉजिक की बात या फिर सीरीज में जो नियम फॉलो कर रहा है, तो ए के बाद क्या किया है इन्होंने? बी और सी छोड़ दिया है, डी पर पहुंचे हैं तो +2 किया है। डी के बाद क्या? ई एफ छोड़ा है, जी पर पहुंचे हैं, 2 छोड़े हैं फिर से। जी के बाद आई एच आई 2 छोड़े हैं फिर से +2, तो +2 चल रहा है। तो जे के बाद दोस्तों जब हम +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एम मिल जाएगा। उसी प्रकार एन के बाद ओपी छोड़ा है, क्यू पर आ गए, आर एस छोड़ा, टी पर आ गए, यू वी छोड़ा, डब्ल्यू पर आ गए, तो एक्स वाई छोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा एम जेड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा एम जेड। अगला प्रश्न दोस्तों खाली स्थान के लिए सही विकल्प चुनकर बताएं। जी दोस्तों, 27 से हम आए हैं 37 पर, 26 से आए हैं 37 पर, तो दोस्तों हमने क्या किया है? +11 किया है। उसी प्रकार 37 में जब हम +11 करेंगे मिलेगा 48, फिर से +11 करेंगे दोस्तों मिल जाएगा 59, तो 59 में जब हम +11 करेंगे तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 70। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। जी, बकरी 4 पैर, बिल्ली 4 पैर, गाय 4 पैर, मुर्गी के होते हैं 2 पैर। पक्षी और पशु से भी हम इसे विभेद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न जी दोस्तों, एक मोटरसाइकिल जो है वह पश्चिम दिशा में जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें लास्ट जो लाइन है वो सबसे पहले पढ़नी चाहिए। जैसे पूछा क्या गया, मोटरसाइकिल अब किस दिशा में जा रही है, तो दिशा के हिसाब से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम पहले चार्ट बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ। अब हम क्या करते हैं? प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। एक मोटरसाइकिल पश्चिम दिशा में जा रही है, तो मान लीजिए कि मोटरसाइकिल यहां पर है और वह पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू कर देती है। वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ती है। तो दोस्तों वह अब क्या करती है? अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ती है। तो मान लीजिए यहां पर पहुंच गई वह, अब उसने क्या किया कि 45 डिग्री जो है वो यहां से मान लीजिए कि वो मुड़ गई। ठीक है, तो मुड़ गई, अब चल रही है वो और 3 किलोमीटर जाती है। तो दोस्तों ये 3 किलोमीटर की यात्रा इसने इस डायरेक्शन में पूरी की है। फिर वह अपनी ओर बाईं ओर, जी दोस्तों, फिर वह अपनी बाईं ओर 90 डिग्री मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है। तो दोस्तों अब वह क्या करेगी? फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ी है और 90 डिग्री पर मुड़ी है और कितना जाती है दोस्तों? 2 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर वह 180 डिग्री मुड़ती है। तो दोस्तों 180 डिग्री का मतलब क्या है कि पहले जिस डायरेक्शन में जा रही थी अब उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी अगर, तो अब दोस्तों वह जाएगी मोटरसाइकिल इस डायरेक्शन में। 180 मुड़ती, तो दोस्तों अब पूछा गया कि मोटरसाइकिल अब किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों हम स्पष्ट देख सकते हैं मोटरसाइकिल किस दिशा में जा रही है? नॉर्थ और वेस्ट के
बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम दिशा में इस समय मोटरसाइकिल जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रीशियनों को निरूपित करता है जो ना प्लम्बर है और ना मोटर मैकेनिक है। तो दोस्तों, प्लम्बर ये रहे, मोटर मैकेनिक ये रहे, इलेक्ट्रीशियन ये रहे। पूछा गया कि उन इलेक्ट्रीशियनों को निरूपित करता है जो ना तो प्लम्बर है और ना ही मैकेनिक है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि डी वाला जो हिस्सा है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर जो है वो इलेक्ट्रीशियन है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, नीचे दिए विकल्पों में से छोटी संख्या चुने। तो जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों? अगर हम बात करें तो यहां पर आना चाहिए, देखिए 9 की गुणा की है 10 से, आ गया कितना दोस्तों? 90 आ गया। उसी प्रकार अगर दोस्तों 11 की गुणा करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा? तो 11 की 12 से गुणा करने पर आ जाएगा 132। तो उसी प्रकार दोस्तों हम 13 की गुणा करेंगे 14 से। तो दोस्तों जब हम 13 की गुणा करेंगे 14 से तो कितना आ जाएगा? 182। क्या किया गया है? जो सामने वाला संख्या है उससे एक बड़ा करके, जैसे 9 में हमने की है 10 से गुणा तो आ गया 90, 11 की करी है 12 से तो आ जाएगा 132, 13 की करेंगे 14 से तो दोस्तों आ जाएगा हमारा 182। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा ब्रज का संबंध है दोस्तों रास नृत्य से, बिल्कुल ठीक है। मिर्जापुर की बात करें दोस्तों तो बिरहा लोकगीत जो है यहाँ की प्रचलित विधा है। गायकी की बात करें दोस्तों तो मुबारक अली खां जो है गायकी से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें श्री राम श्रीवास्तव की तो यह प्रसिद्ध वायलन वादक है, ना कि हारमोनियम वादक। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो दोस्तों उस घास की जो नाम है वह क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, सरपत घास के रूप में इस घास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वन निगम जो है वो कब स्थापित किया गया था? जी 25 अक्टूबर 1974 को स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में वन निगम की। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक की दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? जी दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 829 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश की आबादी का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? दोस्तों अगर बात करें तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों किसी संख्या के घन और वर्ग में अंतर उसकी दुगनी संख्या के वर्ग के बराबर देखी गई। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से वह बताइए कि संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अगर हम देखें प्रश्न में क्या दिया गया कि घन और वर्ग में अंतर, तो दोस्तों मान लीजिए कि वह संख्या है x, तो उसका घन कितना हो जाएगा? घन हो जाएगा x क्यूब और वर्ग में अंतर तो उसमें से हम माइनस कर देंगे x स्क्वायर। किसके बराबर है?
तो उस संख्या की उसकी दुगनी संख्या के, तो उसकी दुगनी संख्या के, तो x अगर संख्या है तो दुगनी संख्या हो जाएगी 2x, दुगनी संख्या के वर्ग के बराबर, तो 2x का स्क्वायर। तो दोस्तों यह हमें दिया गया है प्रश्नानुसार और यह समीकरण हमारी बन गई है। तो दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इससे तो हम ऐसे ही रखेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहां पर हमारे क्या आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों 4x स्क्वायर। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो एक्स क्यूब को तो हमने यहीं पे रखा, उसमें से हम माइनस एक्स स्क्वायर में 4x स्क्वायर को जब हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो दोस्तों यह प्लस इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर बराबर 0। तो हमारी समीकरण क्या बनी दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब को हम यहीं पर रखेंगे, जो माइनस का 5x स्क्वायर था बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, और उसके बाद एक्स स्क्वायर को हम एक्स क्यूब के नीचे लेके आएंगे, 2x से 2x कट जाएंगे, तो दोस्तों x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न दिया गया कि एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर की दूरी नदी के प्रवाह के विरुद्ध 15 मिनट में तय करती है। तो दोस्तों शांत जल में चाल है वह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव जो है नदी के प्रवाह के विरुद्ध 15 मिनट में तय करती है 1 किलोमीटर की दूरी। तो नदी के प्रवाह की गति दिए गए ऑप्शंस में से क्या होगी। तो दोस्तों मान लेते हैं कि नदी के प्रवाह का वेग जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव का वेग हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों धारा के विपरीत जो नाव की चाल होगी वह कितनी होगी, वह होगी 6 माइनस एक्स। और दोस्तों जो चाल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है दूरी बटे समय। तो यहां पर 6 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कितनी दूरी तय कर रही है, 1 किलोमीटर। समय कितना है दोस्तों, तो समय है 15 मिनट का, अगर हम घंटे में इसे लिखेंगे तो 1/4 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कुछ नहीं करना, बस इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, यदि 10 छात्रों में से 3 की आयु 20 वर्ष, तो दोस्तों 3 की आयु है 20 वर्ष, 4 की आयु है 21 वर्ष, 3 की आयु 22 वर्ष, तो इनकी औसत आयु क्या होगी। तो दोस्तों 20 तियां 60, 21 की 4 से गुणा करेंगे तो 21 चौक 84, और 22 की हम गुणा करेंगे 3 से, तो 22 तियां 66, तीनों को ऐड कर लेंगे, 6 4 10, 8 6 14, 6 20 और 1 21। टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 3 छात्र प्लस 4, 3 4 7 और 3 10, तो 10 से हम भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा दोस्तों 21 वर्ष। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का आधा हो तथा ब्याज दर वर्षों की संख्या की आधी हो, तो वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है। जी दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अगर हम बात करें तो प्रश्न में क्या दिया कि साधारण ब्याज मूलधन का आधा हो, तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का आधा है, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो प्रश्न में दिया है कि सिंपल साधारण इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो P/2 हो जाएगा। इसके अलावा और क्या दिया गया है कि जो दर है ब्याज दर है वर्षों की संख्या की आधी है, तो दोस्तों जो हमारा रेट होता है वह क्या है, टाइम से आधा है, तो T/2 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो दोस्तों वहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है PRT/100, SI के स्थान पर रखेंगे हम P/2, और जहां पर हम R रखते हैं वहां पर हम रख देंगे T/2। तो इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों, हमारे P/2 बराबर P, R के स्थान पर दोस्तों हम क्या रखेंगे T/2 और T, और डिवाइड कर देते हैं इसे 100 से। तो दोस्तों इससे हम क्या करेंगे, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 और टी स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर बी 10 जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 13 का भाग देने पर 4 शेष बचता है और 17 से भाग देने पर 11 शेष बचता है।
जी दोस्तों, वेरी गुड। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, तो वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये किस क्रम में लगाना चाहता है, ये स्क्वायर क्रम में लगाना चाहता है, तो जहां पर रोज और कॉलम की जो संख्या होगी वह बराबर होगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बात करें तो किसका है, बिल्कुल ठीक है, 32 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 1024। 32 का जो स्क्वायर होगा वो 1024 होता है। पौधे कितने इसके पास, 1000, तो इसे 24 की आवश्यकता और होगी, 24 पौधों की और आवश्यकता होगी। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। स्क्वायर 32 का कितना होता है दोस्तों, 1024। 1000 पौधे इसके पास पहले से उपलब्ध हैं, 24 पौधे और मिल जाएंगे, तो जो ये जिस प्रकार से लगाना चाहता था उसी प्रकार से अपने पौधों को लगा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, एक साड़ी की कीमत 1000 रुपए है, इस पर क्रमशः 20%, 10% और 10% क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद उसकी क्या कीमत होती है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, यहां पर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा 648 रुपए। चलिए दोस्तों, राम और श्याम किसी काम को पूरा करने के लिए 4 दिन काम करते हैं और 60% काम पूरा कर लेते हैं, तब राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने के लिए 8 दिन लगाता है। यदि राम अकेला करे सारे काम को तो वह कितने दिन में कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिन में राम जो है अकेला सारा काम कर सकता है। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। दो ट्रेनें नई दिल्ली से एक ही समय में प्रस्थान करती हैं। एक ट्रेन उत्तर को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और दूसरी दक्षिण को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। कितने घंटों के पश्चात ये दोनों ट्रेनें परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। तो दोस्तों एक ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और दूसरी ट्रेन चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो दोस्तों की अगर हम देखें तो कुल 1 घंटे में इन दोनों के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, 60 प्लस 40, 1 घंटे में कितना चलेंगे दोस्तों, 100 किलोमीटर। जाना कितना है, 150 किलोमीटर। तो दोस्तों जब 1 घंटे में जा रहे हैं हम 100 किलोमीटर तो 150 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, बिल्कुल सही 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा माने 3/2। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जीके के प्रश्न अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ज्यादा जानकारी तैयारी के लिए बने रहिए दोस्तों अपने चैनल BSc की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।